गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड सेमेस्टर फोर्थ मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है घातांक और करनी। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इसके बाद आएगा नेक्स्ट टॉपिक में। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम हमारा क्या है? करनी, करनी की राशि, करनी चिन्ह और करनी के घातांक, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा, किसी संख्या का वर्गमूल या दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना और पूर्ण घन संख्या तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। ये इस टॉपिक से मतलब 3 से 4 नंबर आया हुआ है पेपरों में। तो मतलब 3 से 4 नंबर ये कवर करेगा। तो करनी पढ़ने से पहले हम लोग घातांक के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि घातांक का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करनी के अंतर्गत। तो इसलिए थोड़ा बहुत जानना चाहिए। घातांक हमने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था। तो घातांक बड़ी से बड़ी संख्याओं को पढ़ना, समझना और उनकी तुलना करना कठिन होता है। तो इनके सरलता से पढ़ने के लिए, समझने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसको घातांक कहते हैं। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है 597, उसके बाद 0000 करके किलोमीटर में है। तो इसको हम अगर सरलता में लिखें तो 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया। तो घातांक के रूप में सरलता से लिखा जा सकता है। अब घातांक व्यापक रूप को देख लेते हैं। तो ए की पावर बी मतलब ए की घात बी, ये हुआ दिया हुआ है, इस दिया हुआ है। तो ए यहाँ पर आधार है जिसे इंग्लिश में बेस कहते हैं, बी यहाँ घात है जिसको इंग्लिश में पावर कहते हैं। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे होता है अनंत तक कभी। और क्या है, एक इसको पढ़ते हैं ए की घात बी, ठीक है। और उदाहरण देख लेते हैं। 256 को 2 की घात के रूप में लिखना है तो 2 का अब गुणनखंड कर लेंगे 2 के रूप में 256 को। तो ये 2 का 8 टाइम जाएगा तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो ये घात रूप में 2 की पावर 8 लिखेंगे और इसको हो जाएगा 256 की। अब घातांक के नियम देख लेते हैं। तो बेस अगर सेम है तो गुणा हो रहा है बेस, सेम बेस का, तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू हो जाएगा। घाताओं का मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। भाग में घातें घट जाती हैं तो अगर बेस सेम है तो ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ए की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या की उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर घात की घात हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ए की पावर एम एन है इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू एन, ठीक है, ए की पावर एम इंटू एन। अगर बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो तो उनका बेस का गुणनफल हो जाएगा। तो ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी का होल पावर एम, ठीक है। अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, भाग हो तो उनका भाग होल पावर में हो जाएगा। तो ए की पावर एम डिवाइडेड बाई बी की पावर एम इक्वल टू ए बाई बी का होल पावर एम। अगर ए की पावर माइनस एम है तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन ए की पावर एम हो जाएगा। अगर 1 अपॉन ए की पावर एम है तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और किसी की पावर अगर 0 दी, मतलब किसी की पावर में कुछ ना दिया हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ए की पावर 1 हो जाएगी। या ए की पावर 1 लिखा है तो वो ए की बराबर हो जाएगा। तो इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसको हमने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा था। तो अगर कुछ दिक्कत है तो प्रीवियस सेमेस्टर की इसकी वीडियो में जाके आप लोग घातांक के बारे में पढ़ सकते हैं। करनी के बारे में देख लेते हैं। वे राशियाँ जिनका मूल ठीक 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 जो है नहीं निकाला जा सकता है उन्हें हम करनी कहते हैं। वे राशियाँ जिनका मूल ठीक ठीक तरीके से नहीं निकाला जा सकता उन्हें करनी कहते हैं। जैसे यहाँ √2, 4 √8 अंडर और ये √3, ठीक है। इस तरह की जो संख्याएं हैं, खासकर अपरिमेय संख्याएं वालों को करनी राशि कहते हैं। अब व्यापक रूप में आ जाते हैं। तो व्यापक रूप में क्या है, n√n होता है। तो n जो है कर्णीगत राशि है, x जो है कर्णीगत राशि है, n जो है कर्णी की घात है और ये चिन्ह जो है कर्णी का चिन्ह है। तो इसका व्यापक रूप हो गया n√x, ठीक है। तो करनी के रूप में n√x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 1/n, ठीक है। तो 1/n, x की पावर 1/n है तो उसको करनी के रूप में लिखना हो तो n√x हो जाएगा। अगर n√x दिया है तो x की पावर 1/n हो जाएगा। अब यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है
125 क्यूब रूट 125 को 125 की घातांक के रूप में लिखना है, तो क्यूब रूट 125 इक्वल टू क्या आएगा, 125 का 1/3। ठीक है। अगर ये 216 अपॉन 216/343 की होल पावर 1/3 दिया है, तो इसको घनमूल के रूप में लिखना हो तो क्यूब रूट 216/343 इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और यहाँ देखते हैं, नोट्स में देख लेते हैं। तो अगर रूट ए लिखा हुआ है तो इसको वर्गमूल बोलेंगे, क्यूब रूट ए लिखा है तो घनमूल बोलेंगे, और 4 रूट ए लिखा हुआ है तो चतुर्थ मूल, 5 रूट ए लिखा है तो 5 मूल, एन रूट ए लिखा हुआ है तो एनवा मूल बोलेंगे। ठीक है। अगर कोई संख्या जो है पूर्णघन संख्या है या अथवा प्रमेय संख्या, मतलब कोई अगर संख्या जो है पूर्णघन प्राकृतिक संख्या या प्रमेय संख्या नहीं है, तो उनका घनमूल भी जो है प्राकृतिक संख्या या प्रमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, ऐसी संख्याओं को घनमूल संख्या करनी कहते हैं। ठीक है, घनमूल संख्या करनी बोलते हैं इनको। तो ये √2 √3 हो गया, जैसे √7 हो गया, और 3√3 हो गया, 3√4 हो गया, 3√9 हो गया, 4√8 हो गया। इस टाइप से जितनी भी संख्याएं हैं वो जो हैं घनमूल संख्याएं, घनमूल संख्याएं इस टाइप की जो होंगी वो करनी कहलाएंगी। ठीक है। अब जैसे कुछ संख्याएं वो भी है जो इनमें करनी लगी होती है पर वो करनी संख्याएं नहीं होती, जैसे ये √4 हो गया, √9 हो गया, 3√8 हो गया, और क्यूब रूट 27/64 हो गया, और 4√16 हो गया। तो इस टाइप की संख्याएं जो है इनमें क्या है, करनी चिन्ह लगा है, पर ये लोग जो है करनी, मतलब ये ना तो ये मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं और परमेय संख्याएं हैं, भले ही इसमें करनी लगा हुआ है तो क्या हुआ। ठीक है। और मूल का चिन्ह जो है ये करनी के रूप में इस तरह लिखते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि पावर नहीं लिखी होती है, जबकि पावर इसके अंदर छिपा होता है। ठीक है, जैसे बाकी में होता है, जैसे यहाँ क्यूब रूट है 4, क्यूब रूट है 4 टाइम रूट 4 रूट है, 5 रूट है, तो इस टाइप से है। तो यहाँ यहाँ होता है, ये भी यहाँ पर भी 2 छुपा होता है, पर क्या है इसमें लिखते नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर रूट को जो है हम मतलब लिखते नहीं हैं, इसी में छिपा रहता है। करनी के नियम देख लीजिए। तो एन करनी के नियम के लिए क्या है, n√a⁴n है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a⁴1/n का होल पावर n, तो ये a हो जाएगा। अगर n√ab है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो n√a डॉट मतलब इंटू n√b। ठीक है। अगर ये भाग में है n√a/b तो इसको लिख सकते हैं n√a/n√b। ठीक है। अगर n√a⁴m लिखा हुआ है तो इसको a⁴1/n का होल पावर m लिख सकते हैं, फिर a बराबर a⁴m/n लिख सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है। अगर रूट पे रूट लगा हो तो जैसे यहाँ है m√n n√a m√n√a दिया है तो यहाँ होगा m√a⁴1/n, फिर हो जाएगा a⁴1/n का होल पावर 1/m, तो इसको लिख सकते हैं a⁴1/mn, और फिर लिख सकते हैं mn√a। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ये सारे पांचों नियम आप लोग ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये आपको हर जगह काम आने वाले हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 243 का 3/4 को सरल करना था, तो सबसे पहले 2/43 का हमने गुणनखंड कर लिया, तो ये 3⁵ आया, और उसका होल पावर 3/5 था। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 कट गया यहाँ पर, तो बचा 3⁵, तो ये 3×3 = 27 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन ये हुआ है कि 0.00032 की होल पावर 0.6 है, तो इसको हमें सरल करना था। तो सबसे पहले 0.00032 को हमने उसमें भिन्न में बदल लिया, तो ये दशमलव हटाया तो नीचे हमारा 6 टाइम्स 0 हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 हो गया। ठीक है। तो 1 5 टाइम 0, और ये था ऊपर हमारा 6 था तो उसको हमने भिन्न में चेंज किया तो 6/10 हो गया। तो जब हमने उसको काटा तो 3/5 में आया पावर में, और 32 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो फैक्टर किया, तो ये 5 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई हो गया, और ये
वन 5 टाइम जीरो का हमने मतलब गुणनखंड किया, फैक्टर किया, तो ये 5 टाइम्स 10 हो गया। तो फिर हमने इसका क्या करते हैं, 2/10, 2/10 का जो है पावर में 5 हो जाएगा, और उधर पावर की पावर था 3/5, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है तो 5 5 कट जाता है, तो 2/10 का 3 आता है, तो ये 8/1000 हो जाएगा। तो ये 8/1000 हो गया, तो पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.008 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको हम सरल कर लेंगे। तो इस टाइप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि थोड़ा घुमा के दिया है, तो आप लोग इसको ट्राई कर लेंगे। अब करनी खत्म होगी, वर्ग के बारे में देख लेते हैं। तो क्या है, जब किसी संख्या की घात में दो दो हो, तो किसी संख्या की घात पे दो हो तो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 2 की पावर 2 को 2 की घात 2 या 2 का वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो इसको 2 × 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल जो प्राप्त होता है वो गुणा की गई संख्या का वर्ग होता है, ठीक है। तो ये वर्ग लिख लेंगे, 2 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। वर्गमूल देख लेते हैं, किसी संख्या का जो वर्गमूल, वर्ग का जो प्रतिलोम होता है उसी को वर्गमूल कहते हैं। अर्थात किसी पूर्ण संख्या के दो समकालिक को एक साथ जो है, दो समकालिकों को एक साथ लेने पे वर्गमूल होता है, ठीक है। इसको इस चिन्ह से, करनी वाले चिन्ह से दिखाते हैं। स्क्वायर रूट होता है पर इसमें 2 छिपा रहता है, तो इसको प्रचलन में इस तरह करनी चिन्ह लगाना ही वो वर्गमूल ही हो जाता है उसको। तो रूट 25, स्क्वायर रूट 25 का जो है वर्गमूल 25 का वर्गमूल हुआ, ठीक है इसका अर्थ। तो 25 का वर्गमूल 5 × 5, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। कुछ नोट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं वर्गमूल के लिए। तो मतलब क्या है कि कोई शून्येतर संख्या है, मतलब शून्य के अलावा कोई संख्या है, तो उसका वर्ग हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही होगा, मतलब धनात्मक होगा। और पर जो है ये पूर्णांक होंगे, वर्ग वाले पूर्णांक होंगे, उनका वर्गमूल हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। मतलब वर्ग जो होगा वो तो क्या होगा, धनात्मक होगा, पर वर्गमूल जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। और शून्य का जो है वर्ग और वर्गमूल दोनों शून्य ही होगा। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं वर्गमूल के लिए। अब देख लेते हैं, परिमेय संख्याओं का जो वर्ग होता है वो हमेशा धनात्मक होगा। जैसे यहाँ 2/3 का स्क्वायर किया तो 2/3 तो 4/9 हो गया। और यहाँ जैसे -2/3 का वर्ग किया तो -2/3 तो 4/9 होगा। इस टाइप से मतलब परिमेय संख्याओं का जो वर्ग होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। और वर्गमूल जो है परिमेय संख्याओं का वो हमेशा धनात्मक ऋणात्मक दोनों होगा। जैसे 4/9 है तो ये √2/3 इंटू 2/3 होगा। तो इसको अगर -2/3 और -2/3 भी करते हैं तब भी एक ही बात है, तो ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव 2/3 आ जाएगा। अब पूर्वक संख्या क्या होती है, तो किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों को जोड़े बनाते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं। तो जोड़े बनाने के पश्चात अगर कोई भी अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक। तो यहाँ इसको हम चेक कर लेते हैं। तो 225 है, तो इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो ये 225 का 5 × 5 और 3 × 3 दो दो जोड़े बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये एक पूर्ण संख्या है। पर यहाँ 360 का हम लोग देखते हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 360 का 2 × 2 और 3 × 3 बनता है, पर एक 2 × 5 बनता है। तो 2 × 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो ये जो है पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो इस टाइप से हम पूर्ण संख्या कौन सी है कौन सी नहीं है ये जान लेंगे। अब सम संख्याओं का वर्ग जो होता है, नोट्स देख लेते हैं। तो नोट में क्या है कि जो सम संख्याएं होते हैं उनका वर्ग हमेशा सम होगा, और जो विषम संख्याएं होंगी उनका सम हमेशा वर्ग हमेशा जो है विषम संख्या होगी, ठीक है। अब पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए क्या है, तो पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल हमेशा क्या है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जैसे मान लेते हैं ये y = x² है, एक y = -x², ठीक है। तो इसका अगर दोनों का वर्गमूल निकालते हैं तो √y = x हो जाता है, और √y यहाँ -x हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं का जो वर्गमूल है वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं, एक क्या है गुणनखंड विधि, एक भाग विधि है। तो हम यहाँ भाग विधि पे चर्चा कर लेते हैं। तो भाग विधि निकालने के लिए क्या करना होगा,
सर्वप्रथम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, फिर प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों के समान खंडों के जोड़े बना लेते हैं, ठीक है। और प्रत्येक जोड़े में से प्रत्येक एक को गुणनखंड को चुन लेते हैं, जोड़े में से एक एक को चुन लेते हैं, फिर उनको गुणा कर देते हैं। जो संख्या प्राप्त होती है वही उसका वर्गमूल होता है। पर क्या है कि वर्गमूल हमारा धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, तो हम दोनों चिन्ह लेते हैं। अगर लिखा हुआ है कि धनात्मक चाहिए तो धनात्मक लिखेंगे, ऋणात्मक बोलता है तो ऋणात्मक लिखेंगे। पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम दोनों चिन्ह उसमें लेंगे, या अगर कोई सवाल है तो उसके कंडीशन के हिसाब से पॉजिटिव निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 144 का वर्गमूल निकालना है, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाला गया है। तो 144 का अभाज्य गुणन 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 है। तो इसमें क्या है, 2 के 2 पेयर और 3 का एक पेयर बना है। तो इसका हम 2 गुणे 2 गुणे 3 करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 12। तो इसका वर्गमूल 12 होगा। तो यहाँ हमारा पॉजिटिव निगेटिव 12 हो तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणनखंड में दो संख्याओं का गुणनफल हो या भागफल हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये देखना है। तो सर्वप्रथम यहाँ जैसे 9 गुणे 100 दिया हुआ है, तो यहाँ हमने 3 का गुणनखंड कर लिया, 3 गुणे 3, और 10 का गुणनखंड कर दिया, 10 गुणे 10। तो दोनों का जोड़े बन गए। तो इसको हम मतलब चाहे अगर आप भाज्य करते हैं तो यहाँ 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 हो जाएगा 10 का। तो 3 गुणे 3 का एक पेयर बन गया, 2 गुणे 2 का एक पेयर बन गया, 5 गुणे 5 का एक पेयर बन गया। तो 3 गुणे 2 गुणे 5 बना, तो 5 3 3 दो हम 30 हो गया। तो टोटल 30 आ जाएगा इसका। पर इसको हम मतलब एक फार्मूला हम लोग ने देखा था नियम, उसके तहत तोड़ते हैं। तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल है तो उसका अलग अलग जो है गुणनफल भी बराबर ही होगा। तो यहाँ हम देखते हैं दोनों स्टेप से बराबर हो जाते हैं। तो अंडर रूट ए इंटू एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी हो जाएगा। ऐसे यहाँ भाग पे करते हैं तो 4/9 है, तो इसको तोड़ते हैं तो 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 हो जाता है, तो 2/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या है हमारा, इसको अंडर रूट 4 अंडर और अपॉन अंडर रूट 9 लिख सकते हैं। तो हमारा ये अंडर रूट ए बाई बी इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी की टाइप से लिख सकते हैं। तो ये इस टाइप से वर्गमूल भी निकालेंगे और एक फार्मूले का प्रूफ भी हो गया इस टाइप से। यहाँ एक संयुक्त भिन्न दिया है, तो इसको हमें घन मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, वो भी धन वाला। तो हम इसको पहले नॉर्मल सिंपल भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ 2 सही 14/25 दिया है, तो 25 दूना 50 और 14 64/25 हो गया। इसका हम गुणनखंड करेंगे 64 का, तो 2 गुणे 2 2 गुणे 2 मतलब 6 टाइम जो है 2 का मल्टीप्लिकेशन, और नीचे अपॉन में 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो 6 टाइम का है तो मतलब 3 पेयर बने, तो 3 पेयर का 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 5 का एक पेयर था तो 5 हो गया, तो 8/5 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल 8/5 है। पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, पर हमें पॉजिटिव चाहिए। तो 8/5 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो आई होप इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में भी आ सकता है इस टाइप का। एक वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ हम मतलब सर्वप्रथम इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कर लिया, और एक 3 शेष बच गया। मतलब यहाँ सब जोड़े बन गए, केवल एक 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अगर इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस टाइप से ये हो जाएगा, ठीक है। अभी तो जैसे क्या है, हमने गुणनखंड विधि से तो वर्गमूल निकालना सीख लिया, पर गुणनखंड से हम लोग केवल क्या है पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो पूर्ण नहीं होती हैं, तो उनका वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, भाग विधि के द्वारा प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें भाग विधि से जो है गुणनखंड करना वर्गमूल निकालना सीखना है। तो यहाँ भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो इसमें मैंने सारे स्टेप लिख दिए हैं, पर मैं आपको एक एक स्टेप पढ़ के तो सुनाऊंगा नहीं, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मतलब एक बाएं इकाई की तरफ से जो है पेयर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे हमने यहाँ 49 है,
तो पेयर बना लिया इसका, और ये यहाँ 18 है तो ये दूसरा पेयर बन गया। अगर इसके बाद भी जैसे कोई और बचता है, सिंगल बचता है, तो उसका भी पेयर हम बना लेते हैं। मतलब बनाना दो का ही है, पर अगर लास्ट में हम देखते हैं राइट हैंड की तरफ, वो लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ते जाते हैं, और लास्ट में अगर कोई सिंगल ही बच जाता है तो उसको भी एक रेखा के थ्रू पेयर कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा दो पेयर बना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 18 है तो हम 1 से 9 तक का वर्ग चेक करेंगे कि ऐसी संख्या कोई मिल जाए जो हमारा 18 से बराबर हो या उससे कम हो, मतलब उससे ज़्यादा ना हो पाए। तो मतलब 4 चौक 16 होता है, तो मतलब हम 4 से भाग देंगे इसको। तो 4 से भाग दिया हमने, तो 4 चौक 16 हो गया, 2 बच गया। अब हम 2 हमारा शेष बचा। बाग आगे का जैसे हम लोग नए उसमें नॉर्मल भाग में क्या करते थे, एक चीज़ एक उतारते थे ना, यहाँ हम पेयर में उतारेंगे। तो हमारा पेयर 49 वाला पेयर है ना, तो उसको हम नीचे लिख लेते हैं। और फिर इधर क्या करते हैं, देखिए जैसे ये हमने 4 से भाग दिया था, तो इसमें 4 का दुगुना कर लेते हैं और नीचे लिख देते हैं, या फिर 4 जितना जैसे भाग देते हैं उतना जोड़ लेते हैं। तो 4 + 4 8 हो गया, या 4 दूनी 8, मतलब यहाँ 8 लिख लिया हमने। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर 249 है तो इधर इकाई वाला छोड़ देंगे और दहाई का ले लेंगे। तो यहाँ 24 है, तो 8 से भाग दीजिए कि 24 पूरा पूरा कट जाए या फिर उससे कम रहे। तो मतलब 8 × 3 = 24 होता है, तो हम 3 से भाग देते हैं। तो 3 से हमने भाग दिया, तो 3 से ये भाग दिया हमने। तो 3, मतलब 3 से 3 × 3 हो जाएगा तो 83 हो जाएगा। 83 में 3 से गुणा करिए, 249 आ जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा कट गया। तो हमारा इसका मतलब भागफल कितना आया, 43 आया। तो यही 43 जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, आप स्टेप में भी यही लिखा होगा, जिन संख्याओं का गुणनखंड सरलता से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कुछ संख्याएं होती हैं जिनका सरलता से गुणनखंड नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो पूर्णवर्ग संख्या, जो पूर्णवर्ग संख्या नहीं होती है तो उनका वर्गमूल हम भाग विधि से करते हैं। जैसे कुछ संख्याएं जो होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, तो उनका हम मतलब गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, या फिर जो पूर्णवर्ग संख्याएं नहीं है तो उनका वर्गमूल हम भाग विधि से निकालते हैं। ठीक। तो अब यहाँ देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, इकाई के अंक से प्रारंभ करते हैं। हम देखिए इकाई के 49 की तरफ से किया था हमने, 9 की तरफ से। तो इकाई के अंक से प्रारंभ करके प्रत्येक जोड़े पर हम ऊपर लाइन खींच देते हैं। तो प्रत्येक जोड़ा बनाते हैं, तो ऊपर देखिए लाइन खींचा है 49 18। ठीक है। फिर 1 से 9 तक की उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हैं जो, अब देखिए पहली संख्या हमारी 18 थी, तो 1 से 9 के बीच में वर्ग चेक करते हैं, जो 18 से ज़्यादा ना हो तो 4 × 16 हो जाता है। तो ये कर लेते हैं। फिर हम घटा लेते हैं, वो नीचे लिख लिया हमने। ठीक है, तो वर्गमूल के दाहिने स्थान पर 4 लिखते हैं। ठीक है, दाहिने साइड में हमने 4 लिखते हैं, और 4 का वर्ग 4 × 16 18 के नीचे लिख के बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, ठीक है। शेष 2 बचता है, शेष 2 के बाद 49 को उतार लेते हैं। ठीक है, 249 हो गया। फिर अगले चरण में क्या करते हैं, नए भाजक प्राप्त हो जाता है, पर पूर्व भाजक का दुगुना कर लेते हैं। तो पूर्व भाजक क्या हो जाता है, ये नया भाजक प्राप्त करने के लिए 4 4 8 हो जाता है, या 4 का दुगुना 8 हो गया, तो 8 को लिख लिए। ठीक है, इस तरह कर लिए। तो 249 की इकाई के स्थान को छोड़ के 24 बचती है। 24 को वही भाग देने के लिए 3 से भाग करते हैं। तो इस प्रकार हमारा 8 में 3, 8 को 3 के साथ ले लेते हैं तो 83 बन जाता है। 83 से अगर 3 को गुणा करेंगे तो 249 हो गया। तो ये पूरी विधि ऐसे लिखी है, आप लोग इसको देख लेना सही से। बाकी मैंने जैसे समझाया है वैसे ही हो जाएगा। अब देख लीजिए 43 आया था, 43 को 43 से गुणा कीजिए तो 1849 हो जाएगा। ऐसे यहाँ एक और एग्जाम्पल है, 11,449 है, तो इसका हमें धन वर्गमूल निकालना है। तो वही सबसे पहले हमने पेयर बनाना शुरू किया, तो 49 हो गया, 14 हो गया, यहाँ एक बचा था तो ये भी पेयर में आ गया। ठीक है, तो 3 पेयर बन गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, एक है तो एक का ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि कट एक के बराबर हो या ज़्यादा हो, तो एक एक कम एक, तो एक हो गया तो कट गया, ये हमारा एक आ गया यहाँ पर। अब एक एक जोड़ा तो 2 आ गया। ठीक है। अब हमने इकाई का छोड़ दिया तो देखा क्या बचा, एक ही बचा। तो अब एक का मतलब 2 से करेंगे तो कोई मतलब वो नहीं है, बड़ा हो जाता है 2, तो हम 0 से ले जाएंगे। तो यहाँ 0 से हमने किया, तो 0 से भाग देने पे 0 पे 0 किया तो 0 0 आया। फिर 14 रिमाइंडर हो गया, इधर 49 लास्ट पेयर आ गया। ठीक है, और ये हमने जोड़ लिया 0 0, तो 0 आ गया और 2 आ गया, तो 20 हो गया। अब हमने इकाई का छोड़ दिया तो 144 है, तो 144 में कौन सा टेबल पढ़ेंगे, कौन सा टेबल पढ़ेंगे जो है मतलब
144 आ जाए, तो 20 में अगर हम 7 के आसपास पढ़ेंगे तो देखिए 7 7 दूनी 14, मतलब 20 सत्ते 140 होता है। तो और 20 अठे 160 होता है, तो हम 7 से ले जाएंगे क्योंकि 8 पे ज़्यादा हो जाता है। तो अब यहाँ 7 से हमने भाग किया, तो 7 से ले गया तो 1449 हो गया, तो पूरा पूरा कट गया। तो इस तरह हमारा जो है 107 उसका वर्गमूल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल था, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। मतलब 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या ले लेते हैं, 6 वाली। तो ये हमारी देखिए 6 वाली छोटी से छोटी संख्या हो गई 1 और 5 टाइम्स 0 हो गया, ठीक है। तो इसका हम पेयर बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने पेयर बना लिया, 1 2 और 3, 3 पेयर बन गया है। इसमें हम 2 टर्म एक साथ लेके चलेंगे, या 2 क्या, एक ही ले लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। तो फिर हमने 3 से फिर 10 हुआ, तो 10 हम 3 त्रिक का 9 होता है और 4 चौक 16 होता है, तो 3 से भाग देंगे, तो 3 त्रिक का 9 हो गया। एक रिमाइंडर आया और उधर डबल जीरो पेयर आ गया यहाँ, और ये 3 3 6 हो गया। अब 6 है और इकाई का छोड़ दीजिए, तो 6 से भाग दीजिए कि 10 पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो 6 कम 6 हो जाएगा। तो फिर 1 से ही कर लेते हैं, तो 1 से फिर डिवाइड करते हैं तो 61 हो गया। तो 61 से डिवाइड करेंगे तो 61 आ गया, 61 एकम 61। तो 61 से करेंगे तो 39 आया। तो यहाँ देखिए 39 था और हमारा नेक्स्ट पेयर डबल जीरो भी उतर आया, ठीक। और फिर हमने यहाँ जिससे डिवाइड किया था उसको दोबारा जोड़ा, तो 112 हो गया, और 6 पहले से तो 62 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी लास्ट इकाई को छोड़ देंगे तो 390 हुआ। तो 62 में जो है 390 को डिवाइड करना है। तो ऐसा क्या करें, तो फिर यहाँ पर हम जो है 6 की टेबल पढ़ लेते हैं। 6 36 होता है, तो इसके पास 6 सत्ते 42, तो मतलब 6 से ले जाना चाहिए। तो हम 6 से एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए हमने 6 से ट्राई किया, तो 6 से तो 37 37 56 आया। तो ये हमारा छोटा है 3900 से, तो ठीक है। फिर हमने घटा लिया, तो रिमाइंडर मतलब 144 बच गया। तो क्या है कि हमने यहाँ जैसे वर्गमूल इसका निकाला, तो 316 का वर्गमूल 316 तो आया, पर क्या है कि यहाँ पर 1 लाख था, तो 1 लाख में से 316 का हमने निकाला है, तब भी 144 बच रहा है। मतलब क्या है, 316 का जो वर्गमूल है वो 6 अंक से 6 डिजिट से कम होगा, मतलब 5 डिजिट का होगा। तो वो हमारा सबसे छोटा हो नहीं सकता है। तो इसके बाद के लिए एक हम ट्राई करेंगे। तो जैसे हमने सेम प्रोसेस यहाँ तक ये किया हुआ था, अब यहाँ हमने 6 के बजाय 7 लिया, तो 7 से जो हमने किया तो 43 4389, मतलब 4389 आया। तो इसको हमने जब मतलब माइनस किया तो 489, मतलब 489 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। ये मतलब इतना रिमाइंडर बच गया। तो इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, उस संख्या में जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे हमारा फिर -489 है, तो 489 हमारा जो है वो यहाँ इसका जो स्क्वायर होगा 317 का, वो 489 जो है इससे अधिक हो जाएगा, मतलब 1000 से जो है हमारा अधिक होगा। तो इसमें हम ऐड कर देंगे, तो हमको जो मिल जाएगा, मतलब वो छोटी संख्या मिल जाएगी जिससे हमारा जो है ये 5 डिजिट्स का जो है ये, हाँ 6 डिजिट का जो है हमारा छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। क्योंकि 1000 है, देखिए हमने यहाँ 1000 तो लिया था, तो जब हम इसको निकालते हैं यहाँ भाग करके, तो हमारा इतना रिमाइंडर बच जा रहा है, मतलब ये इतना, इसमें ये जो है हमारा 1000 उससे उतना छोटा है। तो अगर उसमें हम उतना जोड़ देंगे तो वो मतलब हमारा ये निकल आएगा। तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या के लिए, तो आप लोग निकाल लेना। अगर जैसे दिक्कत है तो आप लोग इनको 316 का स्क्वायर करके चेक कर लीजिए, 317 का, तो आपको पता चल जाएगा कि 316 वाला जो है स्क्वायर वो 5 डिजिट का है, और 317 वाला जो स्क्वायर है वो 6 डिजिट का है। तो अब 316 के बाद 317 ही आता है ना, तो अब ये है सबसे छोटी संख्या, तो फिर 317 वाला स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ एक ये है कि संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ देखिए इसमें क्या करना है, जो हम पेयर बनाते हैं
उसी पेयर के जो ऊपर रेखा खींचते हैं उस रेखा को ही गिन लेंगे तो उतना ही अंक होगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ यहीं लिखी हुई कि संख्या के वर्गमूल अंकों को ज्ञात करने के लिए उस संख्या के अंकों के दाईं ओर से, देखिए दाईं ओर से इकाई के अंक से प्रारंभ करके प्रत्येक जोड़े पे बड़ी लाइन खींचते जाते हैं, जोड़े पे लाइन खींचते जाते हैं। बाईं ओर यदि कोई एक अंक शेष बचता है, लास्ट में जैसे क्या है एक अंक शेष बचता है तो उस पर भी बड़ी रेखा खींच देते हैं। ठीक है, तो इन बड़ी रेखाओं की जो संख्या होती है वही जो है उस वर्गमूल की संख्या होती है। ठीक है, वर्गमूल में अंकों की संख्या वही होती है। तो अब मान लीजिए जैसे हमने लाइन खींचा तो 3 पेयर बने, तो वही तीन तीन संख्या का वर्गमूल आएगा उसका। तो इस टाइप से है, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखी है। तो आप इतने पे रहो, मतलब ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है इतने पे रहो, क्योंकि अगर ये दो नीचे वाला पढ़ लोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। तो आप लोग को केवल वही बड़ी रेखा खींचना है। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ ये, जैसे यहाँ देखिए 3 पेयर बने हैं तो तीन तीन अंक का वर्गमूल आया है, यहाँ 3 पेयर बने इसका 3 अंक का वर्गमूल आया है। और दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ हमने दो दो पेयर बनाया, ये सिंगल बचा था तो इस पे भी एक पेयर बना लिया, तो ये भी 3 पेयर बना तो 3 अंक का आया है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, मतलब ये समझ गए आप लोग कैसे निकालना है। ये एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ उदाहरण भी देख लीजिए आ गया है। तो 256 में कितने पेयर बन रहे हैं, तो 256 में देखिए दो पेयर बन रहे हैं तो दो हो गया इसका। इसमें 1225 में दो पेयर बन रहे हैं तो दो हो गया। अब ये 14,641 में कितने 3 पेयर बन रहे हैं तो इसका 3 संख्या हो जाएगी। ठीक है, 3 होंगे इसमें। और यहाँ भी 783225 में कितने 3 पेयर बन रहे हैं तो यहाँ भी वर्गमूल की संख्या, वर्गमूल के अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो ये आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, तो अभी जैसे हमने नॉर्मल संख्या का वर्गमूल निकालना देख लिया था, अब दशमलव संख्या का क्या करना है। तो दशमलव के लिए देख लीजिए, जैसे वहाँ हम मतलब इकाई की तरफ से पेयर बनाते थे, वैसे यहाँ दशमलव के दाईं ओर से हम पेयर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दशमलव के प्रारंभ करके दाहिनी ओर हम प्रत्येक अंक का बड़ी रेखा खींचते जाएंगे, मतलब दाहिनी तरफ से खींचते जाएंगे इकाई दशमलव के दाहिनी तरफ से। ठीक है, तो पूर्णांक भाग का इकाई से प्रारंभ करके बाईं ओर प्रत्येक दो अंकों का जोड़े पर एक बड़ी रेखा खींच देंगे, वही जोड़ा बनाते चले जाएंगे। यदि सबसे बाईं में केवल एक अंक बचता है, लास्ट में अगर कोई एक अंक बचता है तो उस पे क्या है एक जीरो बढ़ा के एक बड़ी रेखा खींच देंगे। ठीक है, ओ सॉरी एक मिनट, ये पूर्णांक पहला जो है ये हमारा दशमलव के लिए है, ये पूर्णांकों के बाद के लिए है। तो पूर्णांक वाले भाग में जैसे पहले करते थे इकाई से प्रारंभ करके और बाईं ओर खींचते चले जाते थे, लास्ट में अगर कोई सिंगल बचता है तो उस पर एक बड़ी रेखा खींच देते थे। ये चीज़ हो गया, ये तो ठीक है। दशमलव के लिए मैं बता रहा हूँ कि दशमलव में जैसे आप दाहिनी तरफ से पेयर बनाते जाएंगे, मान लीजिए दिया है 0.296 दिया है, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक दिए हैं। तो 29 पे आप एक पेयर बना, 6 पे सिंगल बचा है तो उसके आगे आप पीछे एक जीरो बढ़ा के एक पेयर बना सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है उसके बाद फिर आप जीरो लगाइए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दो चीज़ हो गया, मतलब दशमलव के दाएं साइड के कैसे पेयर बनाना है, बाएं साइड कैसे पेयर बनाना है, ये क्लियर हो गया। फिर क्या है, यदि दशमलव अंकों की संख्या सम नहीं है तो सबसे दाईं ओर शून्य बढ़ाकर अंकों में सम करके बड़ी रेखा, वो जो भी मैंने बताया था कि लास्ट में अगर सम नहीं है तो उनको एक जीरो बढ़ा के आप बना सकते हो। ठीक है, फिर आगे की क्रिया वही जो भाग विधि में हम वर्गमूल निकालने के लिए करते थे वही सेम विधि करनी है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ हमारा 0.00053361 दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना था। तो ये देखिए हमने पेयर बनाना शुरू किया, तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर हो गया, 4 पेयर बन गया। अब सबसे पहले यहाँ देखिए जीरो वाला है तो जीरो से कुछ होगा नहीं तो 0.0 हो गया। फिर हम 0.5 लेते हैं, तो यहाँ 5 में ऐसा भाग करें कि 5 से ज़्यादा ना हो तो दो दूनी 4 होता है। तो हमने 2 से भाग दिया तो 2 से भाग दिया तो दो दूनी 4 हो गया, एक शेष बचा, एक यहाँ नीचे आ गया, 33 नेक्स्ट पेयर उतर गया। अब यहाँ 2 + 2 ऐड हुआ 4 आया। अब 33 में मतलब 133 में 3 को हटा दिया, 13 बचा। 4 से भाग करो कि 13 कट जाए तो चार चार 3 12 होता है, तो 3 से भाग करेंगे तो 43 3 से 43 हो गया, तो 43 से करेंगे 3 को भाग तो 129 आएगा। तो 129 आया तो हमारा 4 रिमाइंडर हुआ, 61 इधर से उतरा, यहाँ 61 हो गया। अब हमने 3 को जोड़ लिया, 3 6 हो गया, 4 हो गया, 46 हो गया। इकाई को हमने छोड़ा तो 46 को डिवाइड करो, 46 को जाएगा तो 1 से जाएगा, तो 1 से हमने भाग किया तो 461 आ गया, जीरो रिमाइंडर हो गया। इस प्रकार हमारा क्या है
वर्गमूल जो है 0.0231 हो गया। पॉजिटिव निगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पूछा नहीं है कि पॉजिटिव में निकालना है कि निगेटिव में। ठीक, तो पॉइंट प्लस माइनस 0.0231 आएगा इसका वर्गमूल। तो इस टाइप से कर लेंगे। अब ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अभी तक तो हमने पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं का कर लिया था। अब ऐसी संख्याओं का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो उनके लिए हमें क्या है कि इसे 2 अंक तक का निकालना है। तो हम 3 अंक का तो निकालेंगे और फिर 2 अंक तक का एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा, या 4 अंक का निकालना है तो 5 अंक तक निकालेंगे तो एग्जैक्ट हो जाएगा। तो जितने अंक का निकालना है तो उतने अंक का पेयर भी बनना चाहिए। तो अब जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल हमारा दिया है कि 0.29 को धन पूर्णांक दशमलव के 2 स्थानों तक निकटतम ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 स्थानों तक निकालना है तो हम 3 स्थान तक निकालेंगे तो 3 पेयर बनना चाहिए। तो 0.9 था तो इसको हमने 3 पेयर बनाना है, तो जितने पेयर बनाने हैं उतने जीरो बढ़ा लेंगे। तो यहाँ 1 पेयर बना, 2 जीरो इधर बढ़ाया, 2 इधर, तो 3 पेयर बना लिया। अब हम वही पुराना निकालने की विधि अपनाते हैं। तो यहाँ 90 है तो 90 का टेबल पढ़ो जो 90 से ज़्यादा ना हो, तो 9 9 81 होता है, तो 9 से भाग करेंगे तो 9 9 81 हो गया। दशमलव पहले लगा दिया कि दशमलव था तो दशमलव यहाँ लगा हुआ है। 81 हो गया, 9 बचा, दूसरा पेड़ उतरा, डबल जीरो हो गया। अब यहाँ 9 9 18 हो गया। अब इकाई हटा दिया तो 90 बचा, तो 18 से डिवाइड कीजिए कि जो है 90 पूरा पूरा कट जाए, तो 18 पंचे 90 होता है। तो 5 से ले जाना चाहिए, तो 5 से ले जाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा हो जाए। तो 4 से हमने ट्राई किया, 4 से भाग दिया, ये यहाँ 4 से भाग दिया तो 736 आया, मतलब 736 आया। 736 को हमने घटाया तो 164 आया और फिर डबल जीरो यहाँ उतर गया। ठीक है, अब ये 4 4 8 इधर आ गया, अब 18 बाकी, तो 188 हो गया। तो 188 में हम किससे भाग करें कि जो है 1640 डिवाइड हो जाए। तो अगर हम करते हैं तो 8 से हो जाता है, तो 8 से करेंगे तो हमारा 15,104 आया। ठीक है, तो 1296 रिमाइंडर हो गया। अब हमें क्या 2 अंक तक निकालना था, 3 अंक तक हम निकाल चुके हैं, तो आगे हम नहीं करते हैं, रिमाइंडर वहीं पड़ा है, छोड़ देते हैं। अब हमारा जैसे क्या आया हमारा भागफल, वो वर्गमूल 0.948 आया। तो 0.45, तो ये हमारा लास्ट में 8 जो है वो 4 से ज़्यादा है, तो हम सेकंड वाले में एक इंक्रीज कर देंगे और इसको हटा देंगे 8 को, तो हमारा 0.95 आ जाएगा वर्गमूल। तो हमें धनात्मक निकालना होगा तो पॉजिटिव में आएगा, धन निकालना है ना इसलिए तो पॉजिटिव में आएगा। अगर नहीं लिखा होता तो पॉजिटिव में दोनों होगा, तो वो ये हमारा जो पॉइंट अंडर रूट 0.9 का जो है वर्गमूल क्या होगा 0.95। तो आई होप कि आप लोग को वर्गमूल निकालना सीख लिया होगा आपने, और करनी क्या होती है और घात के क्या रूल्स हैं, तो ये सब देख लिया होगा आपने। इसको थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करना ढेर सारे क्वेश्चन लेके, जिससे मतलब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अब मैं आधे घंटे में आपको सारा चीज़ नहीं करा सकता। बाकी मैं ट्राई करूँगा, अगर टाइम मिला तो आप लोग का क्वेश्चन भी लगवाऊँगा। पर अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसी को देखेंगे, जिसमें हम लोग घनमूल के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओके, मिलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, जिससे वो लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, बाय, टेक केयर।